Good morning, online, offline. Please give the sound. आप एक्चुअली बहुत चिर प्रतीक्षित, आपको याद है कि इस बुक के बारे में मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, और यही बुक फॉर्मली आज मैं लॉन्च कर रहा हूं। लेकिन इस बुक को लॉन्च करने के साथ मैं आप लोगों को अध्ययन का तरीका भी बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो ये दोनों बुक इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एज इट इज है, ऑन पैरेलल लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप अगर बुक्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने काफी सुविधाएं की है चैप्टर टू चैप्टर। अब पूरी इंडियन हिस्ट्री इस एक बुक में है, इंग्लिश में पूरी इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। अब जैसे कई बुक्स आप देखते हो तो उसमें मॉडर्न का अंश अगर बड़ा प्रबल रहता है तो एंशिएंट मेडिवल वहां नहीं है, कहीं एंशिएंट मेडिवल है तो मॉडर्न नहीं है। तो ये आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, और इसमें हर चैप्टर के साथ वी हैव प्लेस्ड 20 क्वेश्चंस, दैट इज द प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब हर चैप्टर के साथ आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और वहां पर उस ईयर को मेंशन कर दिया गया है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने इस बुक को चाहा था कि थोड़ा सा, क्योंकि मेरा तरीका अलग है, मैं तो आपको मानता हूं पढ़ाने का, आपने हिस्ट्री और जनरल स्टडीज पार्ट को तो नहीं, आप ऑप्शनल पेपर में देख रहे हो, और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं। मैंने वहां पर मेरी कोशिश किया, मैंने पहले दिन से आप लोगों को एक बात बताई है कि मेरे लिए मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों को एक दूसरे से डाइवोर्स करके आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के साथ जस्टिस नहीं होगा। एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की तैयारी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और प्रीलिम्स का मैं क्वेश्चन भी आपके सामने रखता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इंफॉर्मेशन आप कितना गैदर करेंगे। मैं टीचर हूं, जब मुझे इंफॉर्मेशन में कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आने लगती है तो एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हाउ कैन यू मैनेज। इंफॉर्मेशन का एक लिमिटेशंस है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है, कभी भी प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन ऐसा बहुत कम सुखद स्थिति होगी। कुछ क्वेश्चंस जैसे बच्चों को झुंझुना दिखाते हैं ना, उसी तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर कई बार मुस्कुराते हुए क्वेश्चन डालते हैं, झुंझुना दिखाते हैं ऐसे कि हैदराबाद का निजाम किस राज्य से जुड़ा हुआ था, बंगाल, अवध, हैदराबाद। बच्चा को अरे हैदराबाद, लेकिन मुद्दा यह है कि उस हैदराबाद को सिलेक्ट करने से आप सिलेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि पूरा हॉल हैदराबाद लगा रहा है। क्वेश्चन वहां फर्क पड़ जाएगा जहां वो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि आपको लगेगा सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, किसको चुने। तो क्वेश्चन जो अधिकांश होता है उसमें एक टॉपर ने बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत प्रैक्टिकल बात बहुत पहले कही थी कि 25% क्वेश्चन हम जानते हैं, 25% हम नहीं जानते, और सिर्फ 50% जानते भी और नहीं जानते। आज मैं उसको थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं कि 20% आप जानते हैं और 30% आप नहीं जानते हैं, और शेष क्वेश्चन आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते। आप अगर फर्स्ट राउंड में प्रीलिम्स के पेपर को अगर आप जिसमें आप कॉन्फिडेंट है और आप उसको लगाएंगे, और जब अगर आप काउंट किया तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाए, क्योंकि मैक्सिमम आप 20-22 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली लगा सकते हो, और सिलेक्शन के लिए नियरली आपको 50 पर पहुंचना है। सेफ साइड तो है, या मान लो 45 में सिलेक्शन हो जाए, 46 में हो जाए, 47 में हो जाए, लेकिन एक सेफ पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 50 क्वेश्चंस करने चाहिए, और 20-22 पर कॉन्फर्म रुका हुआ है, तो अब बाकी जो 25-30 क्वेश्चन है वो तो अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सेंध लगाना है। तो उसमें आपको बी भी करेक्ट लग रहा है, सी भी करेक्ट लग रहा है, तो वहां आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है, अंडरस्टैंडिंग से आप उसको सॉल्व करते हो। तो अंडरस्टैंडिंग से कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो उसका सामान्य सा तरीका हम आपको बताना चाहेंगे कि आप मेरा एक फार्मूला याद रखिए, जब मेंस एग्जाम रूपी जाल फेंकेंगे तो प्रीलिम्स रूपी मछली फंसेगी। जैसे आप सरप्राइजिंगली मैं आपको बता रहा हूं
कि जो से मैंने बुकलेट दिया है या बुकलेट जो आप देख रहे हो, जो मैंने इस बुक को मतलब इस बुकलेट को पब्लिश किया है प्रीलिम्स के बच्चों को ध्यान में रखकर, ताकि बाजार में बच्चों को सुविधा हो जाए। आप लोगों को मैं आपको बताऊंगा कि 60% क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का होगा, 50 to 60% क्वेश्चन, वो आपको अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाएगा। आप तथ्यों का संचय करके मगजमारी करके 20% क्वेश्चन को बढ़ा लोगे और शेष 15 to 20% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, उसमें आपको सिलेक्टिव रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम लेना होगा। और 10 to 15% क्वेश्चंस जो क्वेश्चन सेटर हैं वो बियॉन्ड आपके कंट्रोल रखते हैं। चिंता की बात इसलिए नहीं रहती कि 50% आपके लिए सेफ साइड है, जो प्रीलिम्स में आप अगर कर लेते हो तो आप डेंजर जोन से ऊपर रहते हो आज की तारीख में, तो इसलिए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब हम आपसे यह बताना चाहते हैं, और आप लोग तो बहुत कुछ जानते हो क्योंकि मैंने क्लास में उसी तरीके से आपको पढ़ाया है, जैसे अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप किया जाए। तो मैं सारे प्रीलिम्स, हिस्ट्री प्रीलिम्स देने वाले बच्चों को फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखना। 3 पार्ट आपका बनता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ओके, तो एंशिएंट मिडिवल में आप एक फार्मूला लगाना जो मैं आपको बता रहा हूं। एंशिएंट और मिडिवल में यही आपका फार्मूला लगेगा। जैसे आपने पूरे इतिहास को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इसमें आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर लिया, फिर राजनीतिक को आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो भौगोलिक प्रसार या राजनीतिक प्रसार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। अब जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को आप, जो आर्थिक है वो आर्थिक को आप निम्नलिखित पार्ट में बांट लो: कृषि, शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था और नगरीकरण। सामाजिक को आप समाज में वर्ण और जाति, महिलाओं, शूद्रों और अछूतों का जो कंडीशन है उसके बारे में बांट लो। और समाज के बाद फिर संस्कृति आती है, तो संस्कृति में आपका आएगा भाषा एवं साहित्य, जैसे आपके कई चीज आते हैं, धर्म आता है, धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, कला के विभिन्न रूप, नृत्य, संगीत आदि जितना भी है वो सब कला के रूप। अब पहले एक चैप्टर को बांटो, जैसे कहां से शुरू करें, तो आप पहले एंशिएंट को ही लो। एंशिएंट को तुम, जैसे क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीलिम्स का देखेंगे तो अमूमन आपका क्वेश्चन पेपर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। 1-2 वर्ष देखोगे तो थोड़ा, जैसे डेनिसोवन करके जो क्वेश्चन 2019 में पूछा था, वो तो पैलोलिथिक से पूछ दिया था, यानी पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो देखो, मेरा अपना मानना है, कई बार जैसे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर ये सिलेबस बड़ा होता है, छोटा होता है। आज तक बच्ची हम सिलेबस बड़ा छोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। अगर सिलेबस छोटा है तो अविलंब उसको बड़ा करो, नहीं तो धोखा देगा तुमको। समझ रहे हो ना? सिलेबस अगर छोटा है, कोई अगर यह बोलता है कि सिलेबस सर बड़ा है, छोटा है, तो उस पर हंसो, कहो कि तुम बुद्धू हो, तुमको यूपीएससी की पेचीदगी पता नहीं, तुमको धोखा दे देंगे। सिलेबस छोटा दिखाने, क्वेश्चन पूछने के समय उसको एक्सटेंड कर लेंगे। समझ रहे हो? तो मैं आपको यह कहता हूं मेरे बच्चों कि आप इस बात को कॉन्फिडेंट होके आप इस बात को देना कि जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, तो हड़प्पा सभ्यता से तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, और मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो हम क्यों जोखिम ले? पहली बात। दूसरी बात है कि मेरा अपना मानना है, और तुम लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हो, कि अगर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल की समझ नहीं होगी तो क्या तुम हड़प्पा सभ्यता समझ पाओगे? तुम लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट किया है मेरे साथ, एक नया बदलाव सा महसूस किया है कि ज्यादा जानना सरल है और कम जानना कितना कठिन है। तो फिर रटना पड़ेगा, और रटने वाले पर आप बैंक नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि पीछे वाले टॉपिक से चेंजेस देखना है, तो उसके लिए अलग फार्मूला है। आप जैसे मेरा बुकलेट उठाओगे तो मैं हिंदी वाला ही चुनता हूं, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो इसमें अगर तुम उठाओगे तो पहला टॉपिक तुम इस टॉपिक को आज ही जाके पढ़ना। तुम देखना कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। ऊपर मैंने चेंजेज का फार्मूला पहले दे दिया है, जलवायु संबंधी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन,
जीविकोपार्जन में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो ये हमने एक डायग्राम खींच दिया है। अब उस डायग्राम के तहत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स उसी से लिपटा आ रहा है। इंडिपेंडेंट मैंने नहीं रखा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट फैक्ट्स फिर याद, हाँ आगे चलकर थोड़ा फैक्ट्स मुझे बढ़ाना पड़ा है। मैंने पहले ही तुम लोगों को कहा है कि मेरा हाथ थोड़ा कपकपा रहा था कि कुछ फैक्ट्स को और काट लूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बाजार में बच्चों को फैक्ट्स की तलाश होती है, अगर मैं थोड़ा फैक्ट्स काट लूँगा तो अतिरिक्त फैक्ट्स की खोज में वो दूसरे बुक में चले जाएंगे और फिर एक अलग भटकाव का शिकार हो जाएंगे, इसलिए मैं ही थोड़ा फैक्ट्स ज़्यादा रख देता हूँ। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही आगाह किया था कुछ फैक्ट्स हमने ज़्यादा रखा है, लेकिन वो जो पहला वाला चैप्टर है उसको मैंने कलम से बिल्कुल लिखा है, क्योंकि वो सबसे उलझाने वाला चैप्टर है। पूरा पाषाण, मध्य का पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। तो उसमें मैंने एक के बाद दूसरे का चेंजेस दिखाते हुए फैक्ट्स को उसी में रखा है। जैसे कोई फैक्ट्स का मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे मैं बचपन में था तो मेरे दादाजी थे, तो उनके दिमाग में बात बैठी हुई थी कि अगर आपको मेडिसिन लेना है तो बच्चों को नेचुरोपैथ की दवा खानी चाहिए, मतलब एलोपैथ नहीं खाना चाहिए। और नेचुरोपैथी कई बार दवा ऐसी होती है, आयुर्वेद, जो कि आपको बेसिकली वो कई बार बीमारी से भी ज़्यादा कड़वा लगता है। अगर फीवर है तो अब ऐसी दवा है कि वो फीवर भाई रह जाए वो ठीक है, लेकिन वो दवा ऐसा फील होता है। तो बचपन में हम लोग दवा खाने से इनकार कर जाते थे। तो वो कहते थे कि अच्छा एक बात है, वो बोलते ही नहीं थे दवा है, बोलते थे कि अच्छा तुम लोगों को रसगुल्ला पसंद है तो हाँ आज मैं रसगुल्ला खिलाऊंगा, ओके। अब उस रसगुल्ले के अंदर क्या करते थे, दवा डाल देते थे अंदर में। कहते लेकिन एक शर्त है, इसमें टेस्ट नहीं, एक ही बार में खाना पड़ेगा। और कहते ठीक है खाएंगे। तो लिए और जल्दी चबा के उसको निगले। जब तक तीखापन आया तब तक वो मिठास से अंदर चला गया। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स का वही संबंध है। अकेला मुझे कोई फैक्ट्स पढ़ने के लिए कहे पता नहीं तुम लोगों का क्या अनुभव है। अनुभव तो अब धीरे धीरे गुरु का प्रभाव शिष्य पर सबसे अधिक पड़ता है, तो तुम लोगों पर भी प्रभाव पड़ ही गया होगा कि अकेला फैक्ट्स तुम लोग भी नहीं पढ़ पाते होगे। जैसे इकोनॉमिक सर्वे ही तुम अगर बाजार में लेते होगे तो सबसे पहले तलाश करते हो कि यार इसमें कुछ चेंजेज वेंजेज खोजे, है ना, डेटा तो नहीं चल पाएगा। और डेटा पढ़ेंगे तो फिर कल होके भूल जाएंगे। एक बुक आती है इंडिया इंडिया ईयर बुक। तो इंडिया ईयर बुक हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में ये हुनर मुझे बहुत पता खुद भी नहीं था, वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू। वो तो है ना, वो तो आप जानते हो कि समझदारी आती है ठोकर लगने से। तो फिर क्या हुआ कि हमने उसको, वहाँ पर भी वो दिक्कतें आती थी, बड़ा बोरिंग लगता था यार कि भाई तथ्यों को लेते हैं, तथ्यों को पढ़ना तो बहुत मुश्किल का काम। तो फिर धीरे धीरे जब मैं टीचिंग लाइन में भी आया, स्टूडेंट लाइन में भी धीरे धीरे हिस्ट्री को तो बना ही लिया था, लेकिन बाकी जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी ऐसा हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट उस समय डेवलप नहीं था। हिस्ट्री को धीरे धीरे बना लिया था। और मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो हिस्ट्री तो मान लो जनरल स्टडीज़ में अभी आई ना, लेकिन मैंने तो तुम समझो 93 से 2010 तक तो ऑप्शनल में तो हिस्ट्री प्रीलिम्स पढ़ा ही था। और उसमें ऐसे ऐसे क्रॉनिक डिजीज वाले जो कहते थे अमुक जी हैं पिछले 4 साल से सारे पुस्तकों को पार किया है, लेकिन वो प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा। वो आते थे, मैंने एकदम आते ही कहते सर मैंने ये बुक पढ़ी है, वो पढ़ी है, वो पढ़ी है, वो पढ़ी है। हम कहते शांत शांत शांत, आपने कुछ नहीं पढ़ी है, आपने तथ्यों का संचय किया है। वो आपके दिल को स्पर्शित, ज्ञान आपके मस्तिष्क को स्पर्शित नहीं किया है। मुझे सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद 4-4.5 महीने का प्रीलिम्स का क्लास चलता था, उस सेवा का मौका देते थे। प्रीलिम्स का पेपर होता था, रिजल्ट होता था, मुस्कुराते हुए, थोड़ा लजाते हुए भी, इसलिए पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था। और प्रवेश करते थे और हमको देखने से ही लग जाता था कि क्वालिटी, क्योंकि मेहनती हैं ही, सब कुछ है ही, केवल तरीका सही पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान का तो देखो सागर है, अगर सही तरीके से नहीं पढ़ते हो तो फिर पढ़ाई वहाँ पर यूजलेस हो जाती है। तो हमने वही तरीका अपनाया। तो पहला तरीका तो मैंने, पहला पार्ट जो आपका एंशिएंट का उस तकनीकी के आधार पर खींच दिया और नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल का रिलेशन देख लिया, ताम्रपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता का रिलेशन देख लिया। तुम लोग को याद होगा मेंस क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य आप लोगों को पढ़ा था, याद है? इसमें मैंने उसी तरह से दे दिया है जैसे आप लोगों को पढ़ाया ना, केवल फैक्ट्स बढ़ा दिया है। मुख्य परीक्षा में उतने फैक्ट्स आप लोगों को मेंस में जरूरत नहीं, इसमें मैंने फैक्ट्स बढ़ा दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके बाद आप
उसके बाद बीच में हड़प्पा सभ्यता के, फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य डायग्राम के साथ मैंने दे दिया है, बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद तब दूसरा खंड हमने लिया है वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को इसलिए लिया कि उसी परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, और वहां पर यही फार्मूला, पहले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, इसमें बांटा है। अब इसको बांटने के बाद तुमको करना, जैसे मान लो हमने जो डिवाइड किया है वैदिक काल, तो वैदिक काल में सबसे पहले आपका आता है राजनीतिक विस्तार या भौगोलिक विस्तार। राजनीतिक, तो भौगोलिक विस्तार को मैंने टोटली क्या किया है कि जैसे अब जो आपका शुरू हुआ है वो मैप से ही शुरू हुआ है। जैसे आपने अगर पहले तो ये मैप, इंडिया का मैप देख लिया, उसके बाद मानचित्र संबंधित रिवर्स वगैरह का लोकेशन आप एक बार समझ लो। उसके बाद क्या करना है कि जैसे आपका जो मैप है तो वैदिक काल ही है, तो ऋग्वैदिक, जैसे आपने वैदिक काल शुरू किया तो पहले ऋग्वैदिक काल लिया, तो पहले होगा राजनीतिक विस्तार। मैप डाल लो, राजनीतिक विस्तार थोड़ा मैप पर लोकेशन कर लो, मैंने बुकलेट में उसी तरह किया। उसके बाद नीचे राजनीतिक विस्तार से संबंधित जितनी अवधारणा है और उस अवधारणा के जो उदाहरण है उन दोनों को हमने दे दिया है। तो अवधारणा उदाहरण मिल जाने से अवधारणा हो जाती है कॉन्सेप्ट और उदाहरण हो जाता है फैक्ट्स, वो कम हल हो गया। फिर आप आ गए प्रशासन। प्रशासन में मैंने जैसे ऋग्वैदिक प्रशासन के 6 फीचर्स हैं, तो 6 फीचर्स हो गए उसके कॉन्सेप्ट, और वो 6 फीचर्स के जो उदाहरण हो गए फैक्ट्स हो गए। उसके बाद आप वहां से आगे बढ़ गए। उसके बाद आप आ गए बुद्ध काल, उसके बाद आप आ गए प्रशासन से अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में फिर 5 या 6 फीचर्स है, वो 6 फीचर्स हो गए कॉन्सेप्ट, उसके उदाहरण हो गए फैक्ट्स। उसी प्रकार से समाज में आ गए 6 से 7 फीचर्स, उसके कॉन्सेप्ट, उदाहरण हो गए फैक्ट्स। उसके बाद आप आ गए संस्कृति में। तो संस्कृति में वैदिक काल में तो जानते हो कला का इतिहास वहां है नहीं, तो वहां पर धर्म एवं दर्शन और भाषा एवं साहित्य, तो ऋग्वैदिक पहुंच गए। अब उत्तर वैदिक में आए तो चेंजेज, उसी तरह से उत्तर वैदिक को वर्टिकली हमने बांट दिया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। उसमें भी कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट के साथ लगा हुआ फैक्ट्स आया। फिर तुम बुद्ध काल में आए, उसी तरह से जैसे उसमें हुआ कि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा टॉपिक तो फैक्ट्स बढ़ता जाएगा, लेकिन उस फैक्ट्स को हमने कॉन्सेप्ट के साथ मिला के दिया। और तुम लोग पढ़ने में इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग जैसे बुकलेट को पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट को मत छोड़ना। अगर कॉन्सेप्ट यहां पर, अगर जैसे कई बार क्या किया है कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि मैंने फैक्ट्स कुछ ज्यादा डाला है कहीं कहीं, ताकि आपको उस मोर्चे पर भी समस्या ना हो, ये मैंने किया है। तो उसमें आपको यह करना है कि आप अपनी कॉपी पर एक कॉपी बना लो, उस कॉपी पर अपना कॉन्सेप्ट वाला भाग लेते चलो साथ में, ये कॉन्सेप्ट वाला भाग ना छूटे। तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। मैं उदाहरण आपको बताता हूं, देखो जैसे पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, तो भक्ति है, मूर्ति पूजा और यज्ञ है, प्रकृति पूजा और यज्ञ है, प्रकृति पूजा और भक्ति है। तो क्या है कि अगर आप फैक्ट्स के आधार पर पढ़े रहोगे तो परीक्षा भवन में जाने के बाद हर एक चॉइस में दिक्कत आने लगेगी। तो बोले अरे ये भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हो तो हल्का मुस्कुराओगे, यार वैदिक काल में भक्ति कहाँ से आएगी क्या। फिर तो मूर्ति पूजा और यज्ञ, अरे वैदिक काल में मूर्ति पूजा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या। फिर प्रकृति पूजा और भक्ति, तो इसमें किसी पॉइंट पर आके तुमको सीधे दिमाग खुद ही आ जाएगा, अरे इससे बढ़िया चॉइस कौन होगा, प्रकृति और यज्ञ, क्योंकि वैदिक आर्य के धर्म में तो यही है। तो होता क्या है कि जो चीज हमें फैक्ट लगता है उस फैक्ट के पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यक्ष और यक्षिणी की उपासना निम्नलिखित में किस धार्मिक पंथ से जुड़ी हुई है, तो वैसे अगर तुम फैक्ट्स में पढ़ोगे यक्ष यक्षिणी की उपासना इनसे जुड़ी हुई है, तो ये एक तरह से गैम्बलिंग के बराबर है, जुआ खेलने के बराबर है। आ गया कोई फैक्ट तो ठीक है, नहीं तो पता चला हम 1 लाख फैक्ट गैदर किए और अभी जो हमारे पास जो 20-22 फैक्ट्स है, क्योंकि हिस्ट्री आपके लिए बहुत डिसाइसिव है प्रीलिम्स में, ध्यान कर लेना। आप लोग इतिहास बैकग्राउंड के हो तो एडवांटेजियस लाभप्रद स्थिति में हो, क्योंकि बाकी जो जनरल स्टडीज का अंश है उसमें वो बढ़ाते घटाते रहते हैं। आप देखो ना, तुम सबसे अधिक आपको दिखता है हिस्ट्री में 18 से 22 का होगा, इकोनॉमी में भी है, इकोनॉमी में करंट का बहुत बड़ा सेक्शन मिला हुआ है ना। और ज्योग्राफी में तो क्वेश्चन उन्हें 11-12 प्योर ज्योग्राफी का देते हैं, 10-11, उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट का देते हैं जो करंट इश्यू हो जाता है।
पॉलिटी में हिस्ट्री के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्योरली देखोगे तो पॉलिटी में है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में। और हिस्ट्री में 18 से 22 क्वेश्चन देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन हिला देने वाला होता है, जिसको नॉर्मली लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर इसको कोई पूछेगा ये तो फैक्ट्स है, हम फैक्ट नहीं मानते। धर्म, वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, जब मौर्योत्तर काल में आओ तब देखो धर्म में लोक तत्व मिला है, आर्य और गैर आर्य तत्वों के बीच सामंजस्य हुआ। तो आर्य और गैर आर्य तत्वों के बीच सामंजस्य हुआ है, तो उसमें यक्ष यक्षिणी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, गणेश की पूजा, कुमार कार्तिकेय की पूजा, वो जुड़ता हुआ तुम्हारे दिमाग में अच्छा ये मौर्योत्तर काल में हमने देखा था ना, ब्राह्मण पंथ से हैं, बौद्ध पंथ से भी है, जैन पंथ से है, सभी की संस्कृति तो एक ही, मूर्ति पूजा सभी में है, यक्ष यक्षिणी की पूजा सभी में है, बस तीनों आपको जुड़ जाएगा। वहां से मौर्योत्तर काल से शुरू होकर आगे तरफ बढ़ता चला जाए। उसी तरह से एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है। अब एक मैं बच्चों को सामान्यतः पूछता हूं कि अच्छा एक बात बता बच्चे कि अजंता किसके लिए जाना जाता है, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। तो अधिकांश बच्चे कह जाते हैं चित्रकला। लेकिन अगर उनको कला का विकास समझ में आएगा तो गुफा जो कटेगा वो तो वास्तुकला हो जाएगा, और गुफा के अंदर जो आपको स्कल्पचर बना हुआ है वो तो मूर्तिकला हो जाएगा, और उसके साथ चित्रकला भी आ जाएगा। तो तीनों का दिमाग में इमेज नहीं बन पाता। अब जैसे एलोरा है, तो अजंता से एलोरा पर जाते हो तो देखते हो ब्राह्मण पंथ का भी है, बौद्ध पंथ का भी है, जैन पंथ का है। तो देखो बच्चों, मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि फैक्ट्स के माध्यम से इसको याद नहीं रखा जा सकता है। अगर इसको याद रखा जा सकता है तो समझ के बेसिस पर ही याद रखा जा सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते, तो वही मैंने आपको कहा कि हम लोग करेंगे क्या, जैसे वैदिक काल, मौर्य काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल को इसी तरह से डिवाइड कर लोगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे चैप्टर को, तो हो गया तुम्हारा वर्टिकल डिवीजन। अलग अलग सबको तुमने तैयार कर लिया। अब हॉरिजेंटल घूम जाओ, इससे तुमको मेंस में भी फायदा होगा कि कॉन्सेप्ट तो इंफॉर्मेशन उधर से आ गया काफी, और मेन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट उधर चला गया, और मेंस में भी तो उतना इंफॉर्मेशन तुमको याद रहता है ना। अभी अगर मैं क्वेश्चन डालना शुरू करूं तो तुम 60% क्वेश्चन मेंस की समझ से तैयार करोगे और 20% क्वेश्चन प्रीलिम्स की तैयारी से तैयार करोगे। अभी भी जितना तुम मेंस के लिए तैयारी की हुई है तुम। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा, अवधारणा, क्लैरिटी, ये बहुत बड़ी चीज होती है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो ये आपने पहले वर्टिकली लंबवत एक एक चैप्टर को कर लिया, अब उसके बाद तुम हॉरिजेंटल मुड़ जाओ। चलो केवल धर्म का इतिहास देखते हैं, बस वैदिक से शुरू, वैदिक, बुद्ध काल, मौर्य काल में कैसे धर्म में परिवर्तन हुआ, मौर्योत्तर काल में कैसे परिवर्तन हुआ, गुप्त काल में कैसे हुआ, गुप्तोत्तर काल में कैसे हुआ, पूर्व मध्य काल में समाज में परिवर्तन कैसे हुआ। चलो वर्ण कब आया, जाति कब आई, इस तरह से लेते हुए, तो उससे क्या है कि वर्टिकल से हॉरिजेंटली तुम बढ़ते हुए चले गए तो तुम्हारा काम पक्का हो गया। वर्टिकल हॉरिजेंटल कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, फैक्ट्स उदाहरण के तौर पर जुड़कर आया हुआ है। फैक्ट्स कॉन्सेप्ट को लोगे, वहां पर जाकर वो सब एग्जामिनेशन हॉल में घुल मिल जाएगा। आप समझ सकते हो कि जून का समय रहेगा, 44-45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल का वातावरण रहेगा। कई बार ऐसे सेंटर भी मिलेंगे जिसमें ढंग से फैन तक नहीं होगा, है ना, और उसी समय पेपर रखा रहेगा। पिछले 2-3 दिनों से नींद का डेफिसिट रहेगा, बोझिल आंखें रहेगी, समझ रहे हो कि नहीं, दिमाग में तनाव रहेगा, और तब तुम्हारे सामने 100 क्वेश्चन रखा जाएगा। वहां पहले जो वार्निंग घंटी बनेगी तो दिमाग से पहले फैक्ट्स उड़ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद कॉन्सेप्ट के आधार पर तुम्हारा जो है सी सही होगा, बी सही होगा, ए लगता है सही है। थोड़े समय तक तुम अरोगे कि नहीं नहीं, थोड़ा और कंफर्म हो जाते हैं तो लगाते हैं, फिर देखोगे अरे अब कहां, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा प्रीलिम्स का टेस्ट है, और फिर समझ के आधार पर उसको सॉल्व करते चले जाओ। सो हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज जो है, ये अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत आवश्यक है। जब तुम पूर्व मध्य काल तक आ गए तो सल्तनत और मुगल इसी फार्मूला पर खींचो, तो सल्तनत और मुगल इसी फार्मूला पर खींच दोगे, फिर उसी तरह से राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, और ऐसे ही खींचते हुए चले जाओगे तो मेडिवल का
जो मध्यकालीन भारत है उसको भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसी को सब पार्ट करोगे, इसी चेंजेज के फार्मूला पर उसको खींचते चले जाओगे। और जब उसको आप खींच लोगे तो वहां पर भी आप नास्तालिक क्या है, तो ये तो खैर आपको क्लास एनसीईआरटी में भी इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपको अनुमान से बहुत सारी चीजें वहां पर करनी पड़ेगी। निम्नलिखित के समय में गुंबज जो संसार के विशालतम गुंबजों में एक है, ये तो फैक्ट्स है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, तो ऐसे वीर पांडे, वीर बल्लाल, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग लगता है फैक्ट्स, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से ही होती है। विजयनगर के शासक देवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, जिन कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ये दोनों करेक्ट हो जाए, और ये जो विजयनगर तुम ओवरऑल पढ़े रहोगे इकोनॉमी का, वहीं से तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह को बल्ख, बदख्शां और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। रीजनिंग, शाहजहां द्वारा मध्यपुर को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। ये क्वेश्चन के मूड से ही पता चलता है, कान लगाओगे तो पता है ये हमें फंसा रहा है। अद्भुत रूप से सफल रहा था, दारा शिकोह भेजा गया, अद्भुत रूप से सफल रहा। तो देखने से ही लगता है कि देखो भाई, ये इसमें कुछ लोचा है। इस ओवरऑल जो राजनीतिक इतिहास तुम पढ़े रहोगे उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज आप जानते रहोगे। अब इसमें नॉन हिस्ट्री के बच्चों के लिए वास्तव में चैलेंजिंग होता है, तो उनको कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान देना चाहिए और एक रीडिंग लगा लेनी चाहिए। मैंने कोशिश की है, इसको मैंने फैक्ट्स के तौर पर कोई बुलेट पॉइंट में नहीं दिया है, इसीलिए एकदम पैराग्राफ टू पैराग्राफ। बुलेट पॉइंट वाला तो मेरे आंख इरिटेट करते हैं बुलेट पॉइंट से। मेरी आंख जो है इरिटेट करती है। मैं बुलेट पॉइंट देखता हूं तो पुस्तक को सबसे पहले मैं मोड़ देता हूं, नहीं बुलेट पॉइंट, वो तो रटने वाली बात हो जाएगी ना। और एक सोशल साइंस क्या है, एक बढ़ता हुआ फ्लो है, उसमें जो फैक्ट्स आ गया, नहीं आया तो यार रखो फैक्ट्स, वैसे भी वो हमें काम नहीं देगा, इसलिए गुड बाय फैक्ट्स। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब देखो, मुगल भारत के समय जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन 2019 में दिया था। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे, तो उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। मतलब जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स in lieu of judicial and police duties, whereas जमींदार्स were holders of revenue rights। अब देखो, इसको अगर तुम बढ़िया से पढ़ोगे तो तुमको खुद पता चलेगा कि क्या मुगल शासक, जैसे अभी तो सल्तनत काल का एकता तुमने पढ़ा है, मनसबदारी जागीरदारी तो अभी पढ़ी नहीं है। जब मनसबदारी जागीरदारी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि तुम अनुमान करो। मैंने अभी तुमको मनसबदारी जागीरदारी नहीं पढ़ाई है, लेकिन तुम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से अनुमान करो। एकता व्यवस्था से मनसबदारी जागीरदारी में प्रशासनिक केंद्रीयकरण ज्यादा होगा या कम होगा? कंफर्म? जैसे कहीं पर अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए और तुम नहीं जानते हो, तो तुम अनुमान से ज्यादा की तरफ कलम घुमाओगे या कम की तरफ? ज्यादा की तरफ, क्योंकि जानोगे कि भाई मुगल ने और ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम। तो बताओ, जब इक्तादारों को ये अधिकार नहीं था कि वो पुलिस और न्यायिक अधिकार का यूज कर सकते हो, मतलब एक तरह से तुम समझो कि वो बांट सकते हो जमींदारों को, तो मनसबदार को यह अधिकार मुगल बादशाह कैसे देगा? तो तुम तुरंत कह दोगे कि यार ये फंसा रहा है। दूसरा, जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, उल्टा। समझ रहे हो कि नहीं? तो तुमको लगेगा यार ये भी गलत है। इस अंडरस्टैंडिंग से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम लोग समझ पाए कैसे यूज करोगे? तो मेंस के साथ तुम लोग प्रीलिम्स का बुकलेट भी साथ साथ तैयार करना शुरू कर देना। क्या धीरे धीरे चबाते चबाते भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे हिस्ट्री का प्रॉब्लम, मेरा विश्वास है, सॉल्व कर देगा। इसके अलावा क्या होगा पता है? अब करंट में कोई अगर इवेंट हो रहा हो तो उसे, जैसे रामानुज का स्टैचू बना तो क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे तो करंट में चलते रहते हैं, न्यूज़पेपर से पता चलता है, ये तो मैं भी तुमको बता दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसके अलावा 10-15% क्वेश्चन ऐसा होगा जो जानबूझ के वो अपने चैलेंज के तौर पर देंगे,
उसके लिए कोई टेंशन करना ही नहीं है। हमको कोशिश करना है कि 75 से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 50% सेफ पॉइंट है, हम आगे निकल जाएंगे। 75 to 80%, सो बी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक। तो मुझे लगता है कि तुम लोग इससे लाभान्वित हो जाओगे। ओके हो, कॉन्फिडेंट हो? ठीक है, आई सी यू। इंग्लिश में भी मैंने दे दिया है, तुम्हारे इंग्लिश के जो सहचर और मित्र होंगे उनको आप इन्फॉर्म कर देना कि दोनों मीडियम में है, जो लेना चाहे अभी अवेलेबल है इंस्टीट्यूट में। तुम इंस्टीट्यूट में बात करना, तुम लोगों को यहीं से मिल जाएगा, बाद बाकी मार्केट।